हेलो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश के बारे में पढ़ना। प्रकाश का मेनली हम परावर्तन वाला पूरा पार्ट यहाँ एक ही बार में कवर करने वाले हैं। मुझे मालूम है कि इस चैप्टर के अंदर अपवर्तन वाला भाग भी है, लेकिन अपवर्तन वाले भाग को हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। सभी को सबसे पहले तो वेलकम, जिसने भी यहाँ हमें ज्वाइन किया है। तो इसी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रकाश है क्या। प्रकाश हमें सब जगह दिखाई देता है, पर प्रकाश है क्या। तो प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। पहले भी बोल चुकी हूं कि फिजिक्स में जब भी हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो हम जनरली एनर्जी से डील करते हैं। चाहे आप साउंड ले लो या फिर किसी चीज का गिरना ले लो, तो कहीं ना कहीं जो फिजिक्स है इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में, इस ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है उसके साथ में जुड़ी हुई है। मैं भी एक ऊर्जा हूं, आप भी ऊर्जा का एक रूप हो। तो इस तरीके से अगर आप संसार में देखो तो हर किसी को आप ऊर्जा के रूप में देख सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारा प्रकाश है, प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है, जिसके कारण आप सामने रखी वस्तुओं को देख सकते हो। बट इसमें एक कंडीशन है। जब प्रकाश आप सामने रखी हुई वस्तुओं को कब देखोगे, जब आपके पास में मान लो ये बॉल है, आपके पास में यहां पर ये एक बॉल है। अभी बॉल रखी हुई है ना, अभी आपको दिखाई नहीं देगी, या आपको दिखाई नहीं देगी, या आपको तब दिखाई देगी जब प्रकाश का कोई स्रोत से प्रकाश किरणें इस गेंद पर पड़े और इस गेंद से टकरा करके वो आपकी आंखों पर पड़े, तभी आप किसी चीज को देख सकते हो। तो यहाँ पर किसी भी चीज को देखने के लिए कंपल्सरी एक अनिवार्य कंडीशन क्या हो गई है कि अगर आप किसी भी वस्तु को देखना चाहते हो तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें सबसे पहले उस वस्तु पर टकरानी चाहिए, और उस वस्तु से टकरा करके जब वो प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंचेगी तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है, जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहां पर हम इसे टिक कर लेंगे। वस्तु को देख पाते हैं, यह ऊर्जा का वह रूप है जो देखने में सहायता करता है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना को उत्पन्न करता है। अब हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित करती है, टकरा करके वापस भेजती है, और जब ये परावर्तित किरणें हमारी आंखों पर पड़ती है तभी हम किसी वस्तु को देखने के योग्य बन पाते हैं। तो यहाँ पर इतना सा कॉन्सेप्ट था। दूसरा है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। सदियों से इस बात पर बहस चल रही है कि प्रकाश जो है वो कण प्रकृति का है, कि प्रकाश जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रकाश जो है वो एक तरंग प्रकृति का है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर बहस करी है, सालों से रिसर्च चलती जा रही है, लेकिन फाइनली एंड में आकर के कंक्लूजन हमारा ये निकला है कि जो प्रकाश है वो दोहरी प्रकृति का होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रकाश है हमारा वो दोहरी प्रकृति का है। मतलब वो तरंग प्रकृति भी दिखाता है और जो कण वाली प्रकृति है वो भी दिखाता है। अब प्रकाश पर आधारित कई सारी घटनाएं हैं जिसको आप बता सकते हैं किस चीज को मान करके, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण आदि। इन सभी घटनाओं को आप तभी समझ सकते हो जब आप प्रकाश को तरंग रूप में मानोगे। और कौन सी तरंग होती है प्रकाश की जो तरंगे होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश की तरंग की प्रकृति कैसी है। प्रकाश की तरंग की प्रकृति है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश जो है वो गति करता हुआ नजर आता है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में जो प्रकाश है हमारा वो आगे की तरफ गति करता है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप क्लास 12th में और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो। इस चैप्टर में मेनली हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में ही पढ़ेंगे। अतः प्रकाश एक तरंग प्रकृति का है, क्योंकि प्रकाश से जुड़े हुए ये सारी जो घटनाएं हैं इनको आप तभी समझ पाओगे जब प्रकाश को आप तरंग प्रकृति का मानोगे। उसी तरीके से प्रकाश जो है, प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं ऐसी है, जैसे प्रकाश का कॉम्पटन इफेक्ट, आइंस्टीन द्वारा बताया गया प्रकाश का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन सभी इफेक्ट्स को या फिर इन सभी प्रोसेसेस को आप तभी समझ पाओगे जब आप प्रकाश को कण की प्रकृति का मानोगे। अगर आप इन सभी घटनाओं को प्रकाश का तरंग रूप मान करके पढ़ने जाओगे ना, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा।
तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो प्रकाश है वो कण की तरह व्यवहार भी करता है। अतः हमने एंड में क्या निष्कर्ष निकाला है कि जो प्रकाश है वो दोहरी प्रकृति का है, वो तरंग प्रकृति का भी है और वो कण प्रकृति का भी है। प्रकाश का परावर्तन, अब जब भी प्रकाश किसी समतल या कर्व्ड कैसे भी बोलो, जब भी प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है तो टकरा करके वो वापस लौट जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि जिस तरीके से हम बॉल को दीवार पर मारते हैं तो बॉल क्या करती है, बॉल दीवार से टकरा करके वापस आ जाती है, तो इसको क्या बोल सकती हूँ कि बॉल परावर्तित हो गई है दीवार के द्वारा। उसी प्रकार प्रकाश की किरणें जब किसी भी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में पुनः लौट आती है। यही प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ध्यान रखना है कि जब भी हम परावर्तन की बात कर रहे हैं तो परावर्तन जब भी होगा तब माध्यम में बदलाव नहीं आता है। अपवर्तन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तब माध्यम बदलता है, परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता है, बल्कि परावर्तन में क्या है, प्रकाश किरणें जिस माध्यम से आपतित हुई है वो हमारे तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। जैसे बॉल को मैं यहाँ मारूंगी तो बॉल टकरा करके वापस मेरे पास में आएगी, यहाँ माध्यम क्या है, हवा है, बॉल टकरा करके उस पार तो नहीं चली गई ना, टकरा करके वापस आई है, तो उसी माध्यम में लौट करके आ रही है। यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश का किसी दर्पण से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आना। हमने सबने बचपन में एक्टिविटी करी है कि सूरज का जो प्रकाश आता है उसको कांच पर हम लेते हैं, फिर कांच किसी की आंखों पर हम या फिर किसी के फेस पर हम उसको वापस रिफ्लेक्ट करवाते हैं। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो यहाँ पर जो वो बचपन की एक्टिविटी है ना, जिसमें हम सूर्य के प्रकाश को कहीं किसी और पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, किसी और पॉइंट पर हम उसकी छवि बना रहे हैं सूर्य की, वो सूर्य की छवि ही होती है एक तरीके से, तो वही आपका परावर्तन कहलाता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा कोई समतल चिकना दर्पण है, चिकना मतलब पॉलिश्ड है ना, खुरदुरा नहीं है। जैसे दीवार जो है वो समतल दर्पण नहीं, क्योंकि दीवार को आप ढंग से देखोगे तो बहुत ज्यादा उसके अंदर इरेगुलरिटीज है, बहुत ज्यादा खुरदुरी है। तो कभी भी किसी भी चिकने समतल दर्पण पर अगर प्रकाश किरणें आपतित होती है, भाई स्रोत से जो प्रकाश किरण आ रही है ना, स्रोत से जो प्रकाश किरण आ रही है वो आपतित किरण कहलाएगी। तो स्रोत से प्रकाश किरण आई, समतल दर्पण पे टकराई और टकरा करके वापस चली गई, तो यहां पर जो ये आने वाली किरण है इसको हम, स्रोत से आने वाली किरण जो है इसको हम आपतित किरण कह देते हैं, आपतित किरण कह देते हैं। ये हमारा समतल दर्पण हो जाएगा या फिर समतल तल भी हो सकता है। आप किसी धातु को बहुत ज्यादा चिकना कर दो तो वो भी आपका फिर चिकनी सतह की तरह ही काम करेगी। और इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो टकराती है ना, उसको हम आपतन बिंदु बोलते हैं। तो आपतन बिंदु पर ये टकरा करके वापस चली जाती है उसी माध्यम में जिस माध्यम से आई है, भाई जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में चली गई, तो वापस चली गई जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण बोलेंगे, जिस बिंदु पर टकराएगी उसे हम आपतन बिंदु बोल देंगे, उसे हम आपतन बिंदु बोल देंगे, और जो वापस चली जाती है उसे हम परावर्तित किरण बोल देंगे या फिर रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे। परावर्तित किरण हम उसे बोल देंगे। तो कुछ इस तरीके का फेनोमेनन रहता है। क्या है प्रकाश का परावर्तन, कि जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल से टकराती है तो तल से टकराने पर वह वापस उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, और प्रकाश के इसी प्रक्रम को या फिर इसी एक्टिविटी को, प्रकाश को हम क्या बोल देते हैं, यही हमारा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और जैसे प्रकाश को किसी इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो कि जब हम प्रकाश को किसी दर्पण से टकराते हैं तो दर्पण से टकरा करके जो हमारा प्रकाश किरण है वापस वो उसी माध्यम में आ जाता है। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि जो परावर्तन होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो होता है हमारा नियमित परावर्तन और दूसरा होता है हमारा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या है, नियमित मतलब रेगुलर है ना, सब कुछ एकदम अच्छे से अरेंज्ड है। तो यहाँ पर नियमित परावर्तन में क्या आएगा, क्या होगा कि आपकी जो प्रकाश किरणें हैं वो एक दूसरे से समांतर ही आती है, और आपतन बिंदु से टकराने के बाद में जो परिवर्तित प्रकाश किरणें हैं
वो भी एक दूसरे के समांतर ही जाती है। देखो समांतर आ रही है एक दूसरे के और एक दूसरे के समांतर ही जा रही है। और इस प्रकार का जो नियमित परावर्तन है वो आपको समतल चिकने दर्पणों से या फिर किसी भी समतल चिकने तल से ही देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम किसी रफ सरफेस से या फिर किसी खुरदुरे तल से प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें आती तो समांतर है लेकिन जो परावर्तित किरणें हैं वो किसी भी दिशा में चली जाती है। यहाँ पर ये प्रकाश किरण इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है, ये इसमें जा रही है, ये इसको क्रॉस करके यूं जा रही है, ये यूं जा रही है। तो क्या देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी परावर्तित किरणें हैं वो परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो ऐसा परावर्तन मतलब ऐसा परावर्तन जिसके अंदर आपकी आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर तो आ रही है लेकिन आपतन बिंदु पर किसी तल पर किसी खुरदुरे तल पर टकराने के बाद में वो जो परावर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो फिर वो हमारा विसरित परावर्तन कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें आपको जल्दी से जल्दी रिकॉल हो रही हो। अब परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन के लिए दो नियम भी हम पढ़ेंगे। परावर्तन का पहला नियम क्या बोलता है कि जब भी हम किसी समतल दर्पण पे लाइट मारते हैं तो हमने क्या देखा है कि लाइट टकरा करके समतल दर्पण से वापस जा रही है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी ही सिचुएशन अज्यूम करेंगे कि हमारे पास में समतल दर्पण है, ये हमारा नीचे आपतन बिंदु है, जिस पॉइंट पर लाइट आकर के टकरा रही है आपतन बिंदु हो गया। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण है, आपतन बिंदु पर टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण बोल रहे हैं। बीच में एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं जो हमारे समतल दर्पण से बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर होती है, जिसे हम अभिलंब बोल देते हैं। फिर आता है ये क्या है भाई, ये है हमारा आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, वह कोण जो आपतित किरण व अभिलंब किरण के बीच में बनता है हमारा आपतन कोण कहलाता है। ये आर क्या है, ये आर है हमारा परावर्तित कोण। वह कोण जो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनता है वह क्या कहलाता है, वह हमारा परावर्तित कोण कहलाता है। तो यहाँ पर परावर्तन का पहला नियम क्या बोलता है कि ये जो हमारा आपतन बिंदु है, सॉरी ये जो हमारा आपतन कोण है, ये जो हमारा आपतन कोण है वो सदैव बराबर होगा हमारे परावर्तित कोण के। हमारा आपतित कोण जो है वो हमारे परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा। यही आपका पहला नियम है परावर्तन का। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम बोलता है कि ये जो आपतित किरण है, ये अभिलंब और ये जो परावर्तित किरण है, ये तीनों की तीनों किरणें एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होती हैं। दिख रहा है ना भाई, आपकी बॉल अगर दीवार पर जा रही है तो जिस पॉइंट पर वो दीवार से टकराएगी उसी पॉइंट से उसी बिंदु से तो वापस टकरा करके वापस आएगी। ऐसा तो नहीं है ना भाई, ये मान लो आपकी दीवार है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने बॉल को यहाँ पर फेंका, वो इस पॉइंट पर टकराई और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है। नहीं भाई, इस पॉइंट पर टकराई है तो इसी पॉइंट से वापस आएगी ना। तो कोई नई बात तो बोली नहीं है, दिख भी रहा है, ये तो हमें डायग्राम में भी दिख रहा है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर एक ही बिंदु पर आते हैं। कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु पर आते हैं। तो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु, अभिलंब पर परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ हमारे जो ये परावर्तन के नियम है ये भी हमने पढ़ लिए हैं। अब जो ये परावर्तन का नियम है ये सभी तरह के दर्पणों पर एप्लीकेबल होते हैं। मतलब अगर आगे जाकर के हम इसमें गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण है तो ये परावर्तन का जो नियम है ये गोलीय दर्पण पर भी लागू होता है और ये समतल दर्पण पर भी लागू होगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले इसका, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। प्रकाश का विवर्तन। यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। अब देखो बच्चों, इस बात को समझते हैं। जैसे मान लो हमारी प्रकाश किरण आ रही थी, अगर इस प्रकाश किरण के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ गई, मतलब जैसे दीवार आ गई, चेयर आ गई, कुछ भी आ गई, तो ये प्रकाश क्या करेगा, टकरा करके वापस मुड़ जाएगा और पीछे इस जगह क्या होगा, इस दीवार की छाया बन जाएगी, इस दीवार की छाया बन जाएगी। लेकिन अगर प्रकाश किरण के सामने बहुत ज्यादा छोटा मतलब अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ज्यादा
छोटा अपारदर्शी वस्तु आएगा तो ये क्या करेगा, ये इससे टकरा करके इधर ऐसे किनारों से मुड़ करके आगे चला जाएगा। और जब प्रकाश अपारदर्शी अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से टकराता है तो ये सीधी रेखा में ना चल करके क्या करेगा, सीधी रेखा में ना जा करके क्या करेगा, ये मुड़ जाएगा। और इसके इस मुड़ने की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, इस मुड़ने की प्रवृत्ति को ही हम प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। भाई अगर बहुत छोटी वस्तु भी नहीं होती ना तो ये सीधी सीधी चली जाती, लेकिन बहुत छोटी सी, आप ऐसा मान सकते हो कि आप रोड पर चल रहे थे, आराम से मस्त चल रहे थे, है ना, एकदम सीधे 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 स्मूथ आपकी गाड़ी चल रही थी, लेकिन अचानक से छोटा सा पत्थर आ जाता है ना, बहुत ज्यादा छोटा भी मत लेना, मतलब इतना छोटा आपको अज्यूम करना है कि आपको धचका महसूस हो हल्का सा, तो आपकी गाड़ी क्या करेगी, धक्का खाएगी और थोड़ी सी अनबैलेंस होकर के आगे चली जाएगी। तो वैसा ही कुछ प्रकाश के साथ में होता है कि जब ये बहुत ज्यादा अति सूक्ष्म छोटे से अपारदर्शी कण से टकराता है तो सीधी रेखा में चलने की बजाय क्या करता है, थोड़ा सा टेढ़ा होकर के चला जाता है, गिरता नहीं है, हम गिरे नहीं है, हम सिर्फ हमारी थोड़ी गाड़ी अनबैलेंस हो गई थी, आगे चले गए। तो प्रकाश की इसी प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं कि प्रकाश का यहाँ पर विवर्तन हो रहा है। जब प्रकाश किसी छोटे से कण से टकराएगा तो सीधा ना जाकर के थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, और इसी को हम प्रकाश का विवर्तन कह रहे हैं। आई होप क्लियर है ये। समतल दर्पण, अब देखो भाई हम दर्पण है ना दो भाग में पढ़ेंगे, हम यहां पर दो प्रकार के दर्पण पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण और दूसरा हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। तल मतलब प्लेन, सम मतलब एक जैसा, और गोल मतलब गोल दर्पण है ना जिसका वक्रता होगा कुछ ना कुछ। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण एक चमकीला और बहुत ज्यादा पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। दर्पण एक्चुअली में होता है क्या है कि हमारे पास में एक शीशा होता है, उस शीशे के पीछे हम सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं ना, क्योंकि चांदी जो होता है बहुत अच्छा परावर्तक होता है, बहुत ज्यादा अधिक से अधिक लाइट इस पर पड़ने पर ये मैक्सिमम लाइट को वापस परावर्तित कर देता है। तो एक शीशे के ऊपर हम क्या करते हैं, चांदी की पॉलिश करते हैं और उसके ऊपर हम रेड कलर का पेंट कर देते हैं ताकि वो चांदी की जो परत है वो प्रोटेक्टेड रहे, ज्यादा लंबे समय तक चले। तो जब हम किसी भी शीशे को बहुत ज्यादा चमकीला कर देते हैं और पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक परावर्तक पृष्ठ की तरह वो बर्ताव करने लग जाता है, और उसी परावर्तक पृष्ठ को हम क्या बोल देते हैं, दर्पण बोल देते हैं। अब ये परावर्तक पृष्ठ क्या करता है, अपने सामने पड़ी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है। जैसे हम कांच में अपने आप को देखते हैं ना, तो कांच में हमारा प्रतिबिंब होता है और हम क्या हो जाते हैं, बिंब हो जाते हैं, हम वस्तु है, कांच के सामने पड़ी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो आप अपने आप को कांच में देख पाते हो। कुछ इसी प्रकार का हमारा दर्पण होता है। अभी दर्पण दो तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है कि एकदम प्लेन दर्पण हो, या फिर हो सकता है आपका ये गोलीय दर्पण हो। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। या तो हो सकता है कि ये समतल दर्पण हो जाए, या फिर हो सकता है कि ये गोलीय दर्पण हो जाए। गोलीय दर्पण भी हम आगे जाकर के दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक तो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर वाला पॉलिश हो, या फिर जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला पॉलिश हो। पीछे लाइन लाइन वाला भाग क्या बता रहा है कि भाई इस साइड पॉलिश करी हुई है, और यहां से आपको अगर अपनी शक्ल देखनी है तो इधर आके खड़ा होना पड़ेगा, ये बता रहा है। समतल दर्पण क्या होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा होता है, सपाट होता है, वो क्या हो जाएगा, हमारा समतल दर्पण हो जाएगा। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा होगा, समतल होगा, वो क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। अगर परावर्तक पृष्ठ को आप घुमा करके कोई वक्र बना दे तो फिर वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उन प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। एग्जाम में 2 नंबर का पूछ भी लिया जाता है काफी बार। तो समतल दर्पण से बनने वाली वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि आपके बिंब के आकार की ही वस्तु बनेगी। जो आपका बिंब का आकार है उसी आकार का आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब लिख दिया मैंने, सॉरी, क्या बनेगा, उसी प्रकार का आपका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्या है, आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, आभासी तथा सीधा। आभासी मतलब आपका जो प्रतिबिंब है ना वो कांच के अंदर बन रहा है ना, कांच के अंदर बन रहा है। जैसे आपने सूर्य के प्रकाश से आपने क्या करा था, आपने सूर्य के प्रकाश को कांच पर स्ट्राइक करवाया था और इससे एक आपको
छोटा सा छिलका कहीं दीवार पर देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो ये सूर्य की छवि है यह आपको क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे आने वाली लाइट को इसने परावर्तित कर दिया है। तो यहाँ पर आपको बस अब इतना ध्यान रखना है कि ऐसे प्रतिबिंब जिनको हम किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट का फोटो छवि देखना है और उस छवि को देखने के लिए आपको किसी प्रकार के पर्दे की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा, रियल प्रतिबिंब कहलाएगा। और ऐसे प्रतिबिंब जिनका निर्माण कांच के अंदर होता है, जैसे हमारे समतल दर्पण, हम कांच में अपने आप को देखते हैं ना, तो हमारा फोटो कहाँ बन रहा है, कांच के अंदर बन रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। भाई अगर आप कांच के सामने सीधे खड़े हो, मतलब सर ऊपर और पैर नीचे, तो कांच में आपकी फोटो भी वैसी बनती है ना कि आपका सर ऊपर है पैर नीचे, ऐसे उल्टे तो आप अपने आप को दिखाई नहीं देते हो। तो हम क्या देख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी व सीधा। बिंब का आकार, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो हमेशा बिंब के आकार के बराबर होगा। तीसरी चीज क्या है, जितनी बिंब की दर्पण से दूरी होगी, जितनी ही बिंब की दर्पण से दूरी होगी, दर्पण में उतनी ही दूरी पर, दर्पण में उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। इस चीज को आप घर पे कैसे कर सकते हो, कांच के सामने खड़े होना, कांच के पास में चल करके जाना। कांच के पास में चल करके जाओगे तो आप देखोगे कि जो आपकी छवि बन रही है ना कांच में, वो भी पास आ जाएगी। फिर जैसे आप कांच से दूर आओगे ना, तो आपकी जो छवि है ना कांच में, वो भी पीछे चली जाएगी। मतलब अगर हम दर्पण से दूरी बढ़ा रहे हैं तो हमारी दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बन रहा है जितने वास्तविक में हम दर्पण से दूर खड़े हैं। एक और लास्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वित्तक्रमण होता है। मतलब अगर आप कांच में सीधा हाथ ऊपर करते हो तो कांच वाला इंसान भी वही सीधा हाथ ऊपर करता, मतलब सेम आपको दिखता है। लेकिन हमें पता है कि जब हम ऐसे डायरेक्शन बदलेंगे तो मेरा सीधा हाथ इस तरफ आ जाएगा। लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि अगर मैं कांच में खड़े होकर के अपने सीधे हाथ को ऊपर कर रही हूँ तो कांच में भी क्या होता है, कांच में भी ये वाला हाथ इस तरीके से सीधा होता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हमारा प्रतिबिंब कांच में बनता है तो हमारा सीधा हाथ हमें उल्टा दिखाई देता है और उल्टा हाथ जो है हमें सीधा दिखाई देता है। और इसी चीज को हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और इसी वजह से जो गाड़ियों पर एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है, कि ताकि जब गाड़ियों के साइड मिरर से वो एम्बुलेंस परावर्तित हो, रिफ्लेक्टेड हो, तो जो गाड़ी चला रहा है ना इंसान, उसको फिर वो सीधा दिखाई देता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, 2 नंबर में पूछ ली जाती है। आप चाहो तो अपने आंसर को और अच्छा दिखाने के लिए आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे सकते हो और यहाँ पर आर को उल्टा बना करके दिखा सकते हो। ये हमारे समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की कुछ प्रकृति थी। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला है पहले ही कि 2 तरीके के दर्पण पढ़ेंगे, समतल दर्पण समाप्त हो गया, अब हम गोलीय दर्पण को पढ़ेंगे। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें हम गोलीय दर्पण बोलते हैं। भाई क्या होगा इनका परावर्तक पृष्ठ, गोल होगा, तभी तो गोलीय बोल रहे हैं ना भाई, ऐसे थोड़ी गोलीय बोलेंगे। तो अब यहां पर मान लो मेरे पास में 2 शीशे हैं ना, अब इनके ऊपर पेंट नहीं कर रखा है, तो इनके 2 परावर्तक पृष्ठ हो सकते हैं। या तो ये इस वाले हिस्से से लाइट को रिफ्लेक्ट करे, इस वाले हिस्से से लाइट का परावर्तन करे, या फिर ये इस वाले हिस्से से लाइट का परावर्तन करे। लेकिन अभी तक मैंने इनको दर्पण नहीं बनाया है, अभी शीशे ही हैं, अभी इन पे पॉलिश नहीं किया है। तो ऐसा दर्पण जिसका बाहर वाला हिस्सा पॉलिश्ड हो, ऐसा दर्पण जिसका बाहर वाला हिस्सा पॉलिश होगा, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम अवतल दर्पण बोल देंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी सतह पॉलिश्ड हो तथा अंदर वाला पृष्ठ जो है वो परावर्तक पृष्ठ हो, तो ऐसे दर्पण को, ऐसे गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे। इसके विपरीत ऐसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर वाला पृष्ठ पॉलिश्ड हो तथा बाहर वाला पृष्ठ जो है वो परावर्तक पृष्ठ हो, तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण बोल देंगे। क्लियर है
क्या बोल रही हूं मैं कि भाई अगर मेरे दर्पण का जो सतह है वो समतल से अगर गोल हो जाए तो वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। और उसी गोलीय दर्पण का अगर मैं अंदर वाला हिस्सा पॉलिश कर दूं, अंदर वाला हिस्सा पॉलिश कर दूंगी, मतलब उसका रिफ्लेक्शन कहां से होगा, बाहर से होगा। अंदर वाला हिस्सा तो पॉलिश कर दिया, भाई रिफ्लेक्शन कराने के लिए पहले पॉलिश तो करना ही पड़ेगा ना, बिना पॉलिश के कैसे रिफ्लेक्शन कर लोगे। तो अंदर वाले हिस्से को मैंने पॉलिश कर दिया और बाहर वाले हिस्से से परावर्तन करवा रही हूं, तो इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलूंगी, उत्तल दर्पण बोलूंगी। वही अगर मैंने उसी गोलीय शीशे पर अगर मैंने बाहर वाला हिस्सा पॉलिश कर दिया और अंदर से परावर्तन करा रही हूं, तो वो दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। एक चम्मच का उदाहरण देख लो, चम्मच में जो अंदर वाला पृष्ठ है ये भाई इसके तो दोनों ही, क्योंकि चमकीला होता है ना, पॉलिश किया होता है, दोनों साइड से ये क्या करता है, दोनों साइड से ये लाइट को परावर्तित कर देता है। तो इसका अंदर वाला जो सतह है वो क्या कहलाएगा, अवतल सतह, और बाहर वाला सतह क्या कहलाएगा, उत्तल सतह। तो यहां पर आप चम्मच के अंदर दोनों ही तरीके के दर्पण की एक एग्जाम्पल देख सकते हो, उदाहरण देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार है, बता दिए मैंने, एक उत्तल एक अवतल। अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं, इंग्लिश में वही इसका नाम कॉनकेव मिरर है। इसका परावर्तक पृष्ठ, गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे ना, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ होता है। भाई इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, ये समतल दर्पण था, अब इसका यहां से रिफ्लेक्शन करा रही हूं मैं, ये हाथ सफेद है ना मेरा ये वाला, यहां से, तो यहां से परावर्तन करा रही हूं। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ना, ऐसे अंदर की तरफ धंस जाता है, अंदर की तरफ धंस जाएगा, तो आप उसको क्या बोल दोगे, अवतल दर्पण बोल दोगे। ऐसा भी बोल सकते हो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक, जिसका अंदर वाला सतह जो होता है, जिसकी अंदर वाली सतह है परावर्तक पृष्ठ होता है, और बाहर वाली सतह को अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका अवतल दर्पण कहलाएगा। और वही उत्तल दर्पण क्या होते हैं, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, क्योंकि हम इसके बाहर वाले सरफेस को पॉलिश नहीं करते हैं, यहाँ से हम इसका रिफ्लेक्शन कराते हैं और अंदर से इसको पॉलिश कर देते हैं। तो आप अपने हिसाब से भी डेफिनेशन लिख सकते हो, दोनों ही सही मानी जाएगी। यहाँ पर हम इसका डायग्राम बना ले ताकि आपको थोड़ा अच्छा रेफरेंस मिल जाए। तो यहाँ पर मैं अवतल दर्पण का यहाँ पर मैं डायग्राम बना रही हूं। ये इसका पॉलिश सरफेस है, मस्त यहाँ पर मैंने चांदी लगाई है घिस के, और उस पे रेड ऑक्साइड वाला पेंट कर दिया है, और यहाँ मेरा ये परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ पर खड़े होकर के आप मस्त अपनी फोटो देख सकते हो, पर ये नहीं कि कांच के सामने ही खड़े रहें। और इसी तरीके से हम उत्तल दर्पण बना लेंगे। उत्तल दर्पण में क्या है, बाहर से आपको खड़े होकर के देखना है। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है और अंदर से इसको अपन ने मस्त पॉलिश कर दिया है। ये हमारी इसकी पॉलिश सतह है ना। कोई भी चीज बोले तो एक तो ना अचानक से आपको याद आनी चाहिए, तब आप मान सकते हो कि हाँ वो चीज आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठी हुई है, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है। क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों पे हमें उलझना नहीं है, उलझने के लिए हमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये जो दर्पण है, ये गोलीय दर्पण किसी गोले से काटा जाता होगा, ऑब्वियस ही बात है, गोला दर्पण है तो किसी गोले से ही काटा जाता है। आप कभी बॉल को देखना, छोटी पिंग पोंग बॉल लेना और चाकू गर्म करके उसको काटना, तो आपको इस तरीके का एक सतह मिलेगा, एक छोटी सी इस तरीके से आपको बॉल का हिस्सा मिलेगा। फिर आपने कभी देखा होगा कि कॉस्को वाली जो बॉल होती है वो टूट जाती है अक्सर, और इस तरीके से आपको कटोरी टाइप का कुछ मिलता है। तो वो कटोरी टाइप क्या आता है आपका, कॉनकेव साइड और कॉन्वेक्स साइड, आप उसमें आराम से देख सकते हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि वो बॉल की ऐसी हालत कब होती है, बॉल का एक टुकड़ा कब आपको, गोल वाला टुकड़ा कब देख करके मिलता है, जब वो बॉल से कटता है। तो गोलीय दर्पण को हम किससे काटते हैं, गोले से काटते हैं। उस गोले का, भाई जिस गोले से काटा है उस गोले का कोई ना कोई सेंटर तो होगा ना, भाई गोला है तो केंद्र भी होगा। और जिस गोले से मैंने अपने दर्पण को काटा है, अभी दर्पण में डिफाइन नहीं कर रही हूं कौन सा है, मान लो कि मेरे पास में गोला था, इस गोले को कट करके मैंने इससे दर्पण काट लिया। तो जिस गोले से मैंने इस दर्पण को काटा है, उस गोले का दर्पण, उस गोले का जो केंद्र है वो इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, वापस बोल देती हूं कि भाई मेरे पास में गोलीय दर्पण था,
है ना, ये मेरे पास गोलीय दर्पण था। इस गोलीय दर्पण को मैंने किसी गोले से काटा है, गोले से काटा, ये गोलीय दर्पण अलग हो गया। तो इस गोलीय दर्पण का जो केंद्र है वही केंद्र इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसमें इतना रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं भाई, दर्पण को मैंने जिस गोले से काटा है उस गोले का केंद्र इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र हो जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव की बात हो रही है, हम तो वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, इस गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम बड़े अक्षर C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं इसको अवतल दर्पण मान लेती हूँ, ठीक है, अभी मैं इसको अवतल दर्पण मान लेती हूँ। ठीक है भाई, अवतल दर्पण मान लिया। तो इस अवतल दर्पण को इस गोले से काटा था, इस दर्पण का जो वक्रता केंद्र, सॉरी, इस दर्पण का जो केंद्र था वो इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र हो जाएगा। ये C हो गया, है ना। चलो, अब ये जो मेरा दर्पण है जो मैंने काट लिया है, इस दर्पण के केंद्र को, इस दर्पण के केंद्र को मैं क्या बोल दूंगी, सॉरी, इस दर्पण के केंद्र को मैं क्या बोल दूंगी, इस दर्पण के केंद्र को मैं, दर्पण के केंद्र को क्या बोल दूंगी, ध्रुव। ध्रुव, है ना, लड़के की बात नहीं कर रही हूं। पोल का जो सेंटर है, हमारे दर्पण का जो सेंटर है, उसको मैं क्या बोल रही हूं, दर्पण के केंद्र को ध्रुव, और दर्पण को जिस गोलीय दर्पण से काटा गया है उस गोले के केंद्र को मैं दर्पण का वक्रता केंद्र कह रही हूं। और जो कटा हुआ दर्पण है, उस कटे हुए दर्पण के केंद्र को मैं ध्रुव कह रही हूं। अब ये भाई रियल वर्ल्ड में है ना, केंद्र है, यहां पर कोई होगा कर्वेचर, इन दोनों को जोड़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, सीधी लाइन में आ रहे हैं वैसे भी। तो वो इमेजिनरी लाइन जो हमारे दर्पण के केंद्र को, जो हमारे दर्पण के केंद्र को ध्रुव से जोड़ती है, दर्पण का वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ मिलेगी, ये रही ऊपर। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को हम दर्पण का मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब ये सीधी सीधी तो आपको दिखेगी ही नहीं कि भाई हाँ दर्पण है, उसका कर्वेचर मैं कहीं आपको मार्क करके दिखाऊं और उससे लाइन पास करके दिखाऊं, है ना, ऐसा तो हमें कोई सीधा सीधा यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि वो सीधी रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र से, है ना, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव से होकर के निकल जाती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं, उसे हम मुख्य अक्ष बोल देते हैं। अब यहां पर आपको वक्रता त्रिज्या भी दे रखी है। क्या लिखा है यहाँ वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अभी के लिए आप वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन ये मान लो, लेकिन थोड़ी देर बाद में मैं आपको वक्रता त्रिज्या की एग्जैक्ट डेफिनेशन भी बताऊंगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इस कर्वेचर, इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसको मैं क्या बोल दूंगी, उसको मैं वक्रता त्रिज्या बोल दूंगी या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दूंगी। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस वक्रता त्रिज्या के बीच में एक रिश्ता भी है, ठीक है, इसके बीच में एक रिश्ता भी है। भाई हम क्या देख रहे हैं, कर्वेचर बड़ी है, त्रिज्या छोटी है, त्रिज्या का दुगना कर दूंगी तो क्या मिल जाएगा, कर्वेचर मिल जाएगी। या फिर क्या लिख सकती हूँ, R = C/2, सिंपल। लेकिन हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे कि एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है, बुक के अकॉर्डिंग चलो मान लो। फिर क्या है, मुख्य अक्ष पढ़ लिया, मुख्य फोकस, ध्रुव के, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु होता है जिसे हम मुख्य फोकस बोलते हैं। अच्छा अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसको हम वापस देखेंगे, ठीक है, इसको ठीक है, ये सही है, ये गलत नहीं है चीज, है ना, ये हमारी चीज गलत नहीं है। ये हमारा गोला है, इस गोले के केंद्र को हम क्या बोल रहे हैं, वक्रता
केंद्र बोल रहे हैं। इस गोले से काट करके अगर मैंने दर्पण बना दिया है, इस गोले से काट करके अगर मैंने दर्पण बना दिया है, तो ये क्या कहलाएगा मेरा भाई, ऐसा मान सकती हूँ ना, काटने के बाद में कुछ इसका ऐसा हल होगा। अभी कट करके अलग हो चुका है इसलिए इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसका कोई ना कोई केंद्र रहा होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वक्रता केंद्र बोल रहे हैं। इस दर्पण, इस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा उसको हम ध्रुव बोल रहे हैं। वो सीधी रेखा जो इस वक्रता केंद्र और पोल से होकर के, इस ध्रुव से होकर के गुजर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम मुख्य अक्ष बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसको, मुख्य अक्ष। ये तो हमने अभी भी पढ़ा है सारी चीजें। अब इस पोल, इस ध्रुव और कर्वेचर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। कर्वेचर और ये वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, वक्रता त्रिज्या बोल रहे हैं। वापस बोल रही हूं मैं कि ये जो मेरा, मान लो ये मेरा दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ये बीच वाला इसका पोल होगा, तो इस पोल और इस कर्वेचर के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से बना लेते हैं वापस से इसको। ये हमारा दर्पण, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो सीधी सीधी लाइन जाती है उसको हम मुख्य अक्ष बोल देते हैं। वक्रता केंद्र और पोल के बीच की जो दूरी है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। और अभी एक पॉइंट बाकी है। अब इस पोल और कर्वेचर के बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोल देते हैं फोकस। क्योंकि ये मुख्य अक्ष पर आ रहा है इसलिए हम इसको बोल देंगे मुख्य फोकस। देखो, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु होता है F, जिसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब क्या है, जब भी आपकी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब इस चीज को थोड़ा समझना, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ना इस चैप्टर को, वो एक बार अच्छे से देखना, और जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको तो मालूम है मैं क्या करने वाली हूँ। यहाँ पर ये हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ये कर्वेचर, यहाँ पर ये ध्रुव और कर्वेचर के बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम मुख्य फोकस बोल रहे हैं। ये मुख्य फोकस को आप क्या बोल सकते हो कि कर्वेचर और ध्रुव के बीच में आने वाला सेंटर पॉइंट को आप मुख्य फोकस बोल रहे हो। लेकिन इस मुख्य फोकस की एक खास बात है, आपको पता है क्या खास बात है, कि जितनी भी प्रकाश किरणें जो स्रोत से आ रही है, जितनी भी आपतित प्रकाश किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, समांतर ऐसे आएगी ना, इसको ही बोलते हैं समांतर। जितनी भी प्रकाश किरणें ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आकर के दर्पण से टकराने के बाद में सारे के सारे मुख्य अक्ष से ही होकर निकलते हैं। मतलब आप ये मान लो कि घर में आपके कोई मेहमान आया है और वो बड़ों से मिले बिना जाता नहीं है, तो ऐसा ही कुछ है कि यहाँ पर अगर गोलीय दर्पण में समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तक पृष्ठ से आपतित हो रही है, तो आपतित होने के बाद में वो परावर्तित होगी। परावर्तित होने के बाद में अगर समांतर आई है तो अगर आपकी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो सिर्फ उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष पर आती है या फिर मुख्य अक्ष पर आती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत वाला तो अभी मैंने केस नहीं बनाया, अभी मैंने सिर्फ बताया है कि जो भी प्रकाश किरणें हैं जब वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद में, दर्पण से टकराने के बाद में या फिर दर्पण से परावर्तित होने के बाद में सारी की सारी मुख्य फोकस पर मिलती है। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि जितनी भी समांतर किरणें हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, दर्पण से टकरा रही है, और सारी की सारी जो प्रकाश किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तन होने के बाद में एक बिंदु पर मिल रही है, और उसी बिंदु को मैं मुख्य फोकस बोल रही हूँ। जिस बिंदु पर वो मिल रही है ना, उसी बिंदु को मैं मुख्य फोकस बोल रही हूँ। इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण के लिए भी बना लेते हैं। उत्तल दर्पण में भी सेम है, लेकिन उत्तल दर्पण में थोड़ा सा आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बनाऊंगी ना तो समझ आएगा। उल्टा बन गया, हम यहां पर उत्तल दर्पण बनाएंगे। चलो,
उत्तल दर्पण में अंदर वाले पृष्ठ को पॉलिश कर देते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण बन गया है, ये रहा, ये हमारा ध्रुव, जहां से हमने इसको काटा होगा उसका वक्रता त्रिज्या होगा, लेकिन यहाँ पर जो उसका वक्रता त्रिज्या है हम फिर इस साइड बना लेते हैं, हम वक्रता त्रिज्या को इसके अंदर दूसरी साइड प्रदर्शित करेंगे। आप इसका फेस कैसा भी रख सकते हो, आपके ऊपर है, कैसा भी आप रख सकते हो। यहां पर अभी हम इस साइड यहां पर रखेंगे ना, तो ये इसका कर्वेचर हो जाएगा। और वैसे हमने पढ़ा है कि भाई कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। लेकिन यहां पर एक तरीके से और डिफाइन करेंगे, क्या होगा कि क्या बोल रहा है ये, कि जितनी भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद में, अब मुझे एक बात बताओ, दर्पण से अगर ये प्रकाश किरणें परावर्तित होगी तो लौट करके चली जाएगी और इस तरीके से जाती है। ये क्या करता है, ये जो उत्तल दर्पण है ना, थोड़ा शैतान है, लाइट को फैला देता है। ये क्या है, शैतान प्रकृति का है, लाइट को फैला देता है। अवतल दर्पण हमारा सीधा है, जितनी भी लाइट आती है उसको इकट्ठी करके रख लेता है। ये क्या करेगा, फैला देगा। तो लाइट को फैला देगा तो कुछ इस तरीके की चीज मुझे देखने को मिलेगी। अब मैं देख रही हूं कि जितनी भी प्रकाश किरणें मेरी समांतर आ रही थी वो दर्पण से टकराने के बाद में फैल रही है। तो इसको देख करके ऐसा लगता है ना कि सारी की सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकल करके आ रही है, सारी की सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकल करके आ रही है। और उस बिंदु को ही मैं क्या बोल दूंगी, उसी बिंदु को मैं उत्तल दर्पण का, उसी बिंदु को मैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बोल दूंगी। तो भाई उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु है जिसमें आपतित किरणें मुख्य फोकस के समांतर आने के बाद में, दर्पण से टकराने के बाद में हमें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और वही बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल की बात कर लेते हैं, तो मुख्य अक्ष के प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद में दर्पण से टकराने के पश्चात किसी एक पॉइंट पर एकत्रित होती, किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हुई दिखाई देती है। इसमें प्रतीत होगी, इसमें दिखाई देगी। और जिस पॉइंट पर सारी की सारी प्रकाश बिंदुएं प्रकाश की किरणें इकट्ठी हो जाती है, उसी को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बोल देंगे। अब ये जो मुख्य फोकस पॉइंट है और ये जो ध्रुव है, इन दोनों के बीच को हम फोकस दूरी कह देते हैं। एक पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र क्या है, एक बिंदु है, एक बिंदु है, इसको हम C से दर्शाते हैं, इसको हम C से दर्शाएंगे, इसको हम C से दर्शाएंगे, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या, यहां पर जो वक्रता त्रिज्या है, यहां पर जो हमारी वक्रता त्रिज्या है, ये क्या है, ये एक दूरी है। हमारे पास में जो वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या क्या है, एक दूरी है। ये पॉइंट ध्यान रखना, वक्रता त्रिज्या दूरी को बता रहा है, जिसको हम R से दिखाते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस भी क्या है, एक बिंदु है। इसके मुख्य फोकस की जो परिभाषा है उत्तल दर्पण के लिए अलग है, अवतल दर्पण के लिए अलग है। इसको हम F से दर्शाते हैं, है ना, F से, कैपिटल F से दर्शाते हैं। और फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, एक तरीके की दूरी है। फोकस, फोकस दूरी एक तरीके की दूरी है जिसको हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहां पर ये हमारे दर्पण थे जिसके कुछ भागों के बारे में हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करती हूं समझ आ रहा है, क्लियर है सभी को ये सारी की सारी चीजें, सभी को ये सारी की सारी चीजें क्लियर है। चलो एक बार वापस इसको रिवाइज करा दूं, है ना, कंफ्यूजन हो गया होगा तुम में, मेरे को पता है कंफ्यूजन हो गया होगा। तो भाई ये मेरा अवतल दर्पण है ना, पीछे से पॉलिश कर दो, अवतल दर्पण बन गया। इस दर्पण का जो केंद्र होगा उसको मैं बोल दूंगी पोल। इस दर्पण को जिस गोले से काटा था उस गोले का कोई ना कोई सेंटर होगा, उस गोले का सेंटर ही इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र कहलाएगा। इस वक्रता केंद्र और पोल से एक सीधी रेखा गुजरती है जिसको हम मुख्य अक्ष बोल देते हैं। इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोल देंगे, जिसे हम R से दर्शाएंगे, है ना। यहां तक ये इस वाली चीज को मत लेना। फिर इस पोल और वक्रता केंद्र के मध्य एक बिंदु होता है
जिसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं। लेकिन इस मुख्य फोकस को हम एक और तरीके से परिभाषित करते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वह बिंदु है जिसमें प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आने के बाद में उस एक बिंदु पर इकट्ठी होती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा अवतल दर्पण का। इस ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोल देंगे, इसको हम फोकस दूरी बोल देंगे, इसको हम फोकस दूरी बोल देंगे। अब इसमें एक चीज रह गई, ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है ना, ये जो हमारा पूरा परावर्तक पृष्ठ है ना, इसको हम द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, द्वारक। द्वारक मतलब एपर्चर। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम द्वारक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, द्वारक बोल देंगे। तो यहां पर कुछ चीजें थी जो हमारी क्लियर हो गई है, और यहां पर हम करेक्शन क्या कर लेंगे कि फोकस दूरी जो होती है वो हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। फोकस दूरी जो है हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, है ना। यहाँ पर ये पॉइंट ले लिए मैंने, इसलिए गलत हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारी फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। चलो आगे चलते हैं। ये द्वारक के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, एपर्चर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, एपर्चर के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। अब प्रतिबिंब। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे कि समतल दर्पण से जो हमारा प्रतिबिंब बना था ना, वो कैसा था, आभासी प्रतिबिंब था। तो आभासी था, ठीक है, दर्पण के अंदर बन रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमें एक प्रकार का प्रतिबिंब और मिल रहा है। मतलब आप ऐसा ही कि आप दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे और उसकी छवि नहीं मिल रही है। अभी मत बोलना इला जादू नहीं हुआ है, यहाँ पर साइंस लगाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ दर्पणों से जो प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो प्रतिबिंब ऐसे होते हैं कि हमें दर्पण के अंदर बनते हुए दिखाई नहीं देते हैं। मतलब आप उनको दर्पण के अंदर नहीं देख सकते हो, वो जो प्रतिबिंब होंगे आपको दर्पण के बाहर दिखाई देंगे। और उन दर्पणों से प्रतिबिंब की प्राप्ति करने के लिए हमें एक पर्दे की जरूरत होती है। जैसे आप देख लो, आप सिनेमा देखने जाते हो, क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सामने स्क्रीन चलती रहती है, आप देखना लाइट आती है, लाइट रेज आती है और पर्दे पर पिक्चर चलती है। उस पर्दे को हटा दो, कुछ पिक्चर नहीं दिखेगी आपको। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया है, वो आपके वास्तविक प्रतिबिंब का एग्जाम्पल हो गया है। तो हम देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा, मतलब ऐसे प्रतिबिंब जिनको हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं, जो हमें दर्पण में दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनेंगे। मतलब अगर मैंने पेन ऐसे रख रखा है ना, तो जिस पर्दे पर मुझे इसकी छवि मिलेगी ना, वो ऐसा उल्टा बनेगा। हाँ, वो पिक्चर में आपको सीधा करके दिखाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा प्रतिबिंब होता है जो हमने समतल दर्पण में देखा था। ऐसे प्रतिबिंब जो हमें दर्पण के अंदर प्राप्त होते हैं, वो हमें उन प्रतिबिंबों को हम क्या बोलते हैं, उन प्रतिबिंबों को हम आभासी और सीधा प्रतिबिंब बोलते हैं। और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, ठीक। अगले पर चलते हैं। अब जो हमारा अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण पे हम क्या करते हैं, अब देखो हम ह्यूमंस है, यहां पर ये मेरा अवतल दर्पण है। मैं क्या करती हूं, इस अवतल दर्पण के सामने बिंब को रखूंगी। क्या करूंगी, इस अवतल दर्पण के सामने बिंब को रखूंगी। लेकिन एक कंडीशन है, इस बिंब को मैं रखूंगी और बार बार इस बिंब की इस बिंब की स्थिति को बदलूंगी। कभी तो मैं बिंब को बहुत दूर रख दूंगी, कभी मैं बिंब को बिल्कुल आगे रख दूंगी, कभी मैं बिंब को थोड़ा दूर रखूंगी, कभी मैं बिंब को यहां रख दूंगी। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग जगह अवतल दर्पण के आगे बिंब को रखा और उससे बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति को नोटिस किया। तो मैं क्या देखती हूं कि जब मैंने बिंब को अनंत पर रखा था, कांच से, दर्पण से मैंने बिंब को बहुत दूर रख दिया, तो बहुत दूर रखी हुई चीज की आपको इमेज कैसी दिखाई देगी, छोटी। तो बहुत ही छोटे साइज का प्रतिबिंब आपको मिलता है। अब प्रतिबिंब बनता कहाँ है, तो फोकस पर बनता है। भाई एक और बात, मैम इधर बनता है कि इधर बनता है, तो बच्चों इधर बनेगा, इधर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अवतल दर्पण से आप प्रतिबिंब बनवाते हो, तो सिर्फ एक ही केस के अंदर आपको आभासी प्रतिबिंब मिलता है, बाकी सभी केसों में आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। तो अवतल दर्पण से अगर आप प्रतिबिंब का निर्माण करवाना चाह रहे हैं, तो आपको जो पर्दा है वो बिंब के आगे रखना, दर्पण के आगे रखना पड़ेगा। तो पहले तो ये टेबल याद कर लेते हैं। बिंब को अनंत पर रखा है तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, जो बिंब को अनंत पर रखा है तो प्रतिबिंब मिलेगा फोकस पर।
प्रतिबिंब को फोकस पर रख दिया है तो प्रतिबिंब मिलेगा अनंत पर। उल्टा है ना, जब ऑब्जेक्ट को अनंत पर रख रहे हो तो इमेज क्या बन रही है, फोकस पर। अब ऑब्जेक्ट को उठा करके फोकस पर रख दिया है तो इमेज क्या बन रही है, अनंत पर। फिर क्या करूंगी, थोड़ा सा अनंत से उठा करके आगे खसका दूंगी ऑब्जेक्ट को, सी से परे, सी से थोड़ा सा परे पीछे की तरफ रख दूंगी। जब मैं ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखती हूं तो जो मेरा प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, वो प्रतिबिंब बनता है एफ और सी के बीच में। फिर मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट को उठाया और एफ और सी के बीच में रख दिया। जब मैंने ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रख दिया तो मेरी इमेज क्या बन रही है, सी पर बन रही है, मतलब क्रॉस, उल्टा। जब मैंने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा है, उठा करके सी से परे से उठा करके सी पर रख दिया, उस स्थिति में जो मेरे को बिंब मिलता है वो सी पर ही मिलता है। अभी बना करके देखेंगे पर याद तो कर लें। फिर एक लास्ट केस बच जाता है, मैंने ऑब्जेक्ट को उठा करके बिल्कुल यहां पर रख दिया, दर्पण के आगे लाके खड़ा कर दिया, तो इस स्थिति में क्या होता है, जो प्रतिबिंब मुझे मिलता है वो दर्पण के पीछे मिलता है और बहुत ज्यादा बड़े साइज का मिलता है, बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का मुझे यहाँ पर मिलता है। आपकी बुक में टेबल दी गई है, वहां से भी आप इसे स्टडी कर सकते हैं। तो अब बारी आती है इनको बनाने की, चलो हम इनको बना करके देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि सबसे फर्स्ट केस क्या था, बहुत दूर रखी है मैंने इमेज, अनंत पर रख दी है। देखो बच्चों, यहाँ पर मैं स्केल का यूज नहीं कर रही हूँ, तो हो सकता है कि कोई लाइट रे टेढ़ी हो जाए। आपको क्या करना है, आपको स्केल का यूज करके बनाना है, और आप क्या करोगे, इस मुख्य अक्ष पर जो आपका ध्रुव है, उस ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी रखना 2 सेंटीमीटर, और इस फोकस और कर्वेचर के बीच की दूरी भी रखना 2 सेंटीमीटर। इस चीज का ध्यान रखना, तो आपको जो आपका इमेज बनेगा ना वो बहुत अच्छा और शार्प बनेगा। तो जब, अच्छा एक चीज तो हमने पढ़ी नहीं ना, हाँ एक चीज तो हमने पढ़ी नहीं, रुको, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा स्लाइड चाहिए होगी। चलो, हाँ यहाँ पर हमें पहले रूल देखने पड़ेंगे, है ना, कि रूल्स क्या है। अगर आपको दर्पण से, अगर आपको दर्पण से बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो लाइट रे कैसे आ रही है, टकरा करके वापस कैसी जा रही है, उसके लिए आपको कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। तो 4 रूल्स है इसमें मेजरली, दोनों के लिए हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये हमारा अवतल दर्पण है, बाहर का पृष्ठ इसका पॉलिश्ड होता है। सबसे पहली चीज क्या होता है कि अगर आपकी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद में ये फोकस से होकर के लौट जाती है। ठीक है, ये कहां से लौटेगी, फोकस से होकर के लौट जाएगी। इसी को हम उत्तल दर्पण के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर ये हमारा अंदर वाला पृष्ठ पॉलिश्ड होता है, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, हमें पता ये फैला देता है। तो इसमें क्या लगता है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो फोकस से निकलती हुई आपको प्रतीत होगी। यहाँ पर एक और बना करके देख सकते हो आप, जैसे फैला देती है और हमें क्या लगता है कि मुख्य अक्ष से निकलती हुई हमें यहाँ पर ये प्रतीत होती है। रूल नंबर 1, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है, दोनों के लिए ड्रॉ कर रहे हैं हम, कि अगर आपकी प्रकाश किरण अगर फोकस से आ रही है, प्रकाश किरण अगर फोकस से आ रही है तो फोकस से आने के बाद में, दर्पण से टकराने के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। सेम टू सेम चीज हम उत्तल के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। सेम टू सेम चीज हम उत्तल दर्पण के लिए ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे हो गया ना, इसको हम ऊपर बना लेते हैं। चलो, यहां पर हमारा फोकस, तो हम क्या सोच रहे हैं कि जो हमारी प्रकाश किरण है वो कहां से आती हुई प्रतीत होती है, वो मुख्य अक्ष पर आती है ना, मतलब आपकी जो प्रकाश किरण है वो टेढ़ी आएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो टेढ़ी प्रकाश किरण आती है वो समांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। फोकस से निकलती हुई प्रकाश किरण जो है, अगर आपकी कोई प्रकाश किरण है जो फोकस से होती हुई आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद में वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो प्रकाश की किरण है ना, ये अंदर किसी पॉइंट से आ रही है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मुख्य फोकस बोल रहे हैं इसके लिए। तीसरी चीज है कि अगर हमारी
प्रकाश किरण जो स्रोत से आ रही है वो कुछ इस प्रकार आ रही है कि वो कर्वेचर से होती हुई आ रही है। तो जब आपकी प्रकाश किरण कर्वेचर से होती हुई आएगी तो वापस कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। अगर आपकी प्रकाश किरण इस तरीके से आपतित हो रही है दर्पण पर कि वो कर्वेचर से होती हुई आ रही है, तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगा कि अगर कर्वेचर से आएगी तो कर्वेचर से ही वापस पास हो जाएगी। टेढ़ी बन रही है ये ना, इसको हम ठीक बना लेते हैं कि कर्वेचर से आएगी तो कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। इसी तरीके से इसको हम उत्तल दर्पण के लिए बनाएंगे। उल्टा कर दिया, वापस अवतल बन गया, नहीं उल्टा हो गया है। अंदर से पॉलिश करेंगे तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको कैसे प्रतीत होगी, ये आपका फोकस है, ये आपका कर्वेचर है, तो इस तरीके से आएगी। और जो मिरर के पीछे वाला भाग है उसको हम डॉट से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये जहां से आएगी उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी। अब बच्चों आपको एक चीज मैं और स्पेशल बताती हूँ। हमने पढ़ा था कि जब भी हमने परावर्तन के नियम से क्या पढ़ा है कि आपतन कोण जो है हमेशा वो परावर्तक कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपतन कोण का बन रहा है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आपका गोलीय दर्पण का अभिलंब है ना, गोलीय दर्पण का अभिलंब आपका हमेशा फोकस से सॉरी कर्वेचर से होकर के निकलता है, वक्रता त्रिज्या से होकर के निकलता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि वक्रता त्रिज्या का जो आपका सॉरी गोलीय दर्पण का जो अभिलंब है, गोलीय दर्पण में जो अभिलंब है वो वक्रता त्रिज्या से होकर के निकलता है। और रिफ्लेक्शन का एक केस और मैं बता दूं कि अगर आपकी जो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण अगर आपकी अभिलंब पे आ रही है, मतलब टेढ़ी नहीं आ रही है, सतह से कोई स्पेशल एंगल बना करके नहीं आ रही, बल्कि सतह से अभिलंब पर ही आ रही है, 90 डिग्री के एंगल पर ही आ रही है, तो इस केस में क्या होगा, लाइट जैसे आती है ना वैसे ही चली जाती है। और सेम चीज को हम गोलीय दर्पण में देख रहे हैं कि जो गोलीय दर्पण का अभिलंब है वो कहाँ आता है, कर्वेचर पर आता है। तो अगर आपकी प्रकाश किरण कर्वेचर से आ रही है तो कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। और ये क्या होता है, ऐसा कब होता है, जब आपकी प्रकाश किरण अभिलंब पर गिरे। तो अभिलंब पर जब प्रकाश किरण गिरती है तो ये वापस वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक और चीज हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एक और केस हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो हमारी प्रकाश किरण है, यहां पर जो हमारी प्रकाश किरण है, अगर वो आकर के पोल से टकराती है, पोल से टकराती है तो जितने डिग्री का एंगल बना करके ये पोल से टकराती है उतने ही डिग्री के एंगल से ये वापस लौट जाती है। जितने डिग्री का एंगल बना करके ये पोल से टकराएगी उतने ही डिग्री का एंगल बना करके ये पोल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको हम उत्तल दर्पण के लिए भी बना लेंगे। ये पोल है हमारा, यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ से टकरा करके वापस चली जाएगी। ये केसेस थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इमेजेस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इमेजेस को ड्रॉ करेंगे। जब मैं अवतल दर्पण में प्रकाश किरण को जब मैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को बहुत ज्यादा दूर रख दूंगी तो क्या होगा, अनंत पर, मतलब अनंत पर रख दिया है मैंने। ठीक है, ये मेरा कर्वेचर, ये मेरा फोकस, और यहाँ पे कहीं पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, इसको अनंत मानना है आपको। तो अनंत से जब भी प्रकाश किरणें आती ना तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अनंत से कभी भी प्रकाश किरणें आएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आई है, दर्पण से टकरा करके समांतर किरणें कहाँ से जाती है, फोकस से लौट जाती है। इसका अगर आप मान लो कि नीचे से कोई प्रकाश किरण आ रही होगी तो भी क्या करेगी, ये फोकस से होकर के लौट जाएगी, तो भी क्या करेगी, ये फोकस से होकर के लौट जाएगी। तो परावर्तित होने के बाद में दो परावर्तित किरणें जहां मिलती है वहीं पर हमारा ये थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, इसको हमें वापस ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि इधर स्पेस नहीं है, इसलिए हमें इसे वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि
अनंत से कभी भी प्रकाश किरणें आती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर ही आती है। दूसरी चीज हमें एक और क्या ध्यान रखनी है कि दर्पण से परावर्तित होने के बाद में दो परावर्तित किरणें जिस पॉइंट पर टकराती है उसी पॉइंट पर आपके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो अनंत पर कोई आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, समांतर आएगा, वापस चला जाएगा ना फोकस से होते हुए। इसी प्रकार इस तरीके से आएगा और वापस चला जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पर भी तो मिल रहा है। तो बेटा ये आपका क्या है, ये आपका परावर्तित किरण है ना, ये आपका परावर्तित किरण है और यह आपका आपतित किरण है। और अगर आपको प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब देखने के लिए कंडीशन ये है कि आपकी जो परावर्तित किरणें हैं वो दोनों मिलनी चाहिए। तो दर्पण से परावर्तित होने वाली किरणें कौन सी, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है। तो ये दोनों किरणें जिस पॉइंट पर मिलेगी वहीं पर तो आपका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा प्रतिबिंब, ध्यान रखना, यहाँ बनेगा। और ये कौन सा पॉइंट है, फोकस पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है, अत्यधिक छोटा बन रहा है। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि ये जो आपका प्रतिबिंब है ये दर्पण के आगे बन रहा है, जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखी है उसी साइड आपका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ऐसे प्रतिबिंबों को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। तो इसको हम आर फॉर रियल और ई फॉर इरेक्ट, मतलब रियल और इरेक्ट का मतलब क्या है, सॉरी, जो आपके वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। सॉरी बच्चों, जो आपके वास्तविक प्रतिबिंब है वो कैसे बनते हैं, हमेशा उल्टे बनते हैं। तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा। इसी प्रकार से जब मैं आपके ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखती हूं कहीं, जब मैं आपके ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखती हूँ कहीं, आपका मुख्य फोकस या आपका कर्वेचर, तो अनंत से उठा करके सी के पीछे कहीं रख दिया, सी से परे, तो क्या होगा, एक आप कोई से भी दो रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। और एक रूल का इस्तेमाल क्या कर लूंगी मैं कि जो मेरी प्रकाश किरण है वो कर्वेचर से आएगी और कर्वेचर पर ही वापस चली जाएगी। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ से आएगी प्रकाश किरण और यहीं से वापस चली जाएगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम टेढ़ा है, तो बेटा यहाँ पर स्केल नहीं है और पीपीटी में वो टूल भी नहीं आता है जिससे आप स्केल की मदद से ड्रॉ कर सको। तो यहाँ पर आपको फिर सीधी लाइन ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहां से अगर मैं ऐसे मानती हूं कि जो प्रकाश किरण है वो, हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारे ऑब्जेक्ट को हमने सी से परे रखा है तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, वो सी और एफ के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है। और जो प्रतिबिंब का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है ना पहले से। अभी भी जो प्रतिबिंब है हमारा कैसा बन रहा है, छोटा साइज का बन रहा है। पहला बहुत छोटा बना था, अब थोड़ा छोटा बन रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में हम देखेंगे ये हमारा ध्रुव, ये हमारा फोकस, ये हमारा कर्वेचर। आप क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट को उठा के कर्वेचर पे ही रख देते हैं। तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से चली जाएगी। और एक रूल ले लेती हूँ कि फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो ये जो पॉइंट है आपको कहाँ मिल रहा है, ठीक कर्वेचर के नीचे मिल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब आप अपने बिंब को कर्वेचर पर रखते हो, जब आप बिंब को कर्वेचर पर रख रहे हो तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कर्वेचर पर ही बन रहा है, बिंब के समान आकार का ही बन रहा है। और प्रकृति कैसी है इसकी, वास्तविक तथा उल्टी। एक केस आपका और कौन सा होता है, एक केस आपका यहां पर हो जाएगा कि अब मैं ऑब्जेक्ट को क्या करूंगी, अब मैं ऑब्जेक्ट को क्या कर रही हूँ, फोकस और कर्वेचर के बीच में रख रही हूँ, है ना। अब मैं क्या करूंगी, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आऊंगी, उठा करके ले आए, चलो मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से पास हो गई। और क्या करूंगी, एक ले लूंगी कि फोकस से गई है और मुख्य अक्ष के समांतर आ गई है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, एक सेकेंड, अगर हम इसको ट्रेस करें, हाँ तो ये यहाँ बन रहा है, सही है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है, जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बन रहा है, वो सी से परे बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी से परे। और जो हमारा बिंब है उसकी तुलना में इसका आकार भी कैसा है, बड़ा आकार है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा उल्टी। एक केस हमारा कौन सा है, एक केस है कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट केस,
सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, और इधर मैं बना रही हूं फिफ्थ केस। ठीक है, कर्वेचर है, बाद नहीं आएंगे ना, हम बना के देखते ही रहेंगे, देखते रहेंगे, खेलने में मजा आता है, ऐसा है ना। तो यहाँ पर सी है, और मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दूंगी, ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगी एफ पर। ठीक है, हाँ फोकस पे रख देंगे, और आगे ला करके तो आपकी प्रकाश किरण ऐसी आएगी और फोकस से होकर के निकल जाएगी। दूसरी चीज क्या है, दूसरा आप ले सकते हो कि आपकी प्रकाश किरण अगर फोकस से आ रही है तो फोकस से ही आकर के क्या करेगी, ये फोकस से ही सॉरी, अगर आपकी प्रकाश किरण कर्वेचर से पास हो रही है तो कर्वेचर से ही निकल जाएगी। इसको मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ ताकि इसके साथ में मिक्स ना हो, है ना। अगर कर्वेचर से आ रही है तो कर्वेचर पर ही ये जाकर के इस तरीके से निकल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्रकाश किरणें हैं, यहाँ पर जो हमारी प्रकाश किरणें हैं वो एक दूसरे से कैसे आ रही है, समांतर आ रही है। और हमारा ये मानना है कि जो समांतर किरणें होती है वो अनंत पर जाकर के कहीं मिलती है। तो ये दोनों जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं ये अनंत पर जाकर के कहीं मिलेगी, अनंत पर जाकर के कहीं मिलेगी। तो मतलब जो आपका प्रतिबिंब का निर्माण है वो कहाँ होगा, अनंत पर होगा, और बहुत ज्यादा बड़ा होगा, अत्यधिक बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि भाई अनंत पर जाकर के मिलेगी तो मुख्य अक्ष से दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी ना उसकी। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको वहां जाकर मिलेगा अनंत पर। और प्रकृति कैसी होगी इसकी, वास्तविक तथा उल्टी। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ केस, 6 केस है ना, बोर नहीं होना है बच्चों, ठीक है, बोर नहीं होना, इंपॉर्टेंट है ये कर्वेचर। अब हम क्या रखेंगे, हम हमारे वस्तु को बिल्कुल यहां रख देंगे। तो प्रकाश किरण जो है वो मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से पास हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि कर्वेचर से जा रही है और कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ एक देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, पीछे से जो प्रकाश किरणें ना वो खुल रही है। तो इसका क्या मतलब है कि वो मिरर में आगे जाकर के कहीं मीट होगी, और जब मिरर में आगे जाकर के कहीं ये मीट होगी तो इसका क्या अंतर, किसका क्या मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा बना रही हूँ ना। मैं इसको आपको डॉटेड से बनाना है, यहाँ पे डॉटेड से ज्यादा अच्छे समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करके बना रही हूँ। तो जो हमारी प्रकाश किरणें हैं वो दर्पण के पीछे जाकर कहीं मिलेगी, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वो होता है आभासी तथा सीधा। तो हमारी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी तथा सीधा बन रहा है, बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे इसकी स्थिति हो जाएगी, दर्पण के पीछे। तो यहाँ पे कुछ 6 केसेस थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के। उसी प्रकार से उत्तल दर्पण द्वारा जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करवाते हैं ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशन पर रख करके, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही केसेस मिलते हैं। 2 केसेस क्या है, सबसे पहला तो सेम ही है कि आपने ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखा है, उल्टा बना दिया ना, हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखा है। हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को अनंत पर रख दिया है। चलो भाई रखते हैं ऑब्जेक्ट को अनंत पर, इसका कर्वेचर ये है और इसका फोकस यहाँ है। तो जो प्रकाश किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और टकरा करके ऐसे वापस चली जाती है ना, यही तो पढ़ा है हमने। तो हमें क्या लगता है ये किसी पॉइंट से आ रही होगी, और वो पॉइंट कौन सा है, उल्टा लिख दिया ना इधर, वो पॉइंट कौन सा है हमारा, वो पॉइंट है हमारा फोकस। फोकस से किसी पॉइंट से आ रही होगी, ये फोकस से किसी पॉइंट से आ रही होगी, तो इस तरीके से पास हो जाएगी। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, यहाँ पर दूसरा आप ले लो कि जो आपकी प्रकाश किरण है वो कर्वेचर से जाएगी तो कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी, है ना। दूसरा केस आप अपनी दूसरा रूल आप अपनी इच्छा से कुछ भी ले सकते हो। या फिर आप ले लो कि जो प्रकाश किरण है वो वापस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही होगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ये क्या होता है, शैतान होता है ना, लाइट रे को फैला देता है। अब जब भी लाइट रे को फैलाता है तो हमें लगता है कि पीछे किसी एक पॉइंट से आ रही होगी, तो हमें क्या लगता है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, और वो कौन सा बिंदु होता है, फोकस। तो यहाँ पर जब उत्तल दर्पण के लिए हम प्रतिबिंब को उत्तल दर्पण के लिए जब हम बिंब को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, फोकस पर होता है। कैसा बना है, अत्यधिक छोटा बना है। दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंबों को हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। एक और चीज देखेंगे हम, एक और केस है इसका, हम एक और केस डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को स्केल से अच्छा बनाना है, ठीक है।
यहाँ पर ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा कर्वेचर। अब क्या केस है कि आप फोकस से कर्वेचर, मतलब इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, कर्वेचर यहाँ होगा, तो अनंत से ध्रुव के बीच में आप कहीं पर भी रख लो प्रकाश किरण को, अनंत से ध्रुव के बीच में आप प्रकाश किरण को कहीं भी रख लो, अनंत से ध्रुव के बीच में आप अनंत से ध्रुव के बीच में आप वस्तु को कहीं भी रख लो, अनंत तथा दर्पण के बीच वस्तु को कहीं भी रख लो, तो कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत तो पड़ेगी नहीं, यहां रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो क्या है, समांतर जाएगा, फैला देगा ये, तो मुझे लगेगा कि भाई एफ से निकल करके आ रही है लाइट। दूसरा क्या है कि कर्वेचर से जाता है तो कर्वेचर से ही पास हो जाता है, और जब कर्वेचर से जाता है और कर्वेचर से ही पास होता है तो हमारा जो, देखो कर्वेचर से जा रहा है तो कर्वेचर से ही पास हो रहा है ना, ऐसे गया है तो ऐसे ही पास हो जाएगा, एक चीज तो ये। अब यहां पर आपके पास में आपतित किरण और परावर्तित किरण, इस वाले केस में तो अलग है नहीं, इसमें तो है, इसमें ये हमारी क्या हो जाएगी, इसको फिर हमेशा जो परावर्तित किरण है ऐसे ट्रीट करना है। तो यहाँ पर तो दोनों एक ही है, और दोनों कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, वो आपका पी और एफ के बीच में बनेगा। पोजीशन क्या हो जाएगी उसकी, पी और एफ के बीच में बनेगा, थोड़ा सा, मतलब पहले तो बहुत ही अत्यधिक छोटा था, अब छोटा बनेगा, और उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी, आभासी तथा सीधा। तो ये कुछ केसेस थे, 8 केसेस थे, आठों की आठों हमें लर्न कर लिए हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कभी 3 नंबर का, कभी 1 नंबर का, कभी आपको 2 केस दे देते हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कभी आपको क्या करेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से 1 नंबर के लिए तो डायग्राम बनाने के लिए दे देंगे, 3 नंबर के लिए आपको उसको सॉल्व करने के लिए दे देंगे, और 1 नंबर में आपसे वस्तु की प्रकृति पूछ लेंगे, जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसकी प्रकृति पूछ लेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर अवतल दर्पण इस्तेमाल कहाँ होते हैं, अवतल दर्पणों को हम टॉर्च में इस्तेमाल करते हैं, शेविंग दर्पण में इस्तेमाल करते हैं। शेविंग दर्पण में जब हम दर्पणों का इस्तेमाल करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, तो इसके अंदर कौन सा दर्पण हो रहा है, अवतल दर्पण यूज हो रहा है। अब जब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण का जब हम दाढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल में करेंगे या फिर ब्यूटी पार्लर्स में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो जो आपका वस्तु का पोजीशन है ना, वो आपको कहाँ रखना है, वस्तु का जो पोजीशन है वो होना चाहिए आपका पी और एफ के बीच। टॉर्च में जब हम एज ए रिफ्लेक्टर, टॉर्च में जब हम टॉर्च को सर्च लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, और स्थिति में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, हमारा जो बिंब होता है, या फिर आपका जो बल्ब है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पर हम बल्ब रखते हैं, बल्ब से लाइट जो है वो इस तरीके से पीछे की तरफ जाती है और समांतर आगे चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके बल्ब की पोजीशन है या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो कहाँ होना चाहिए, एफ होना चाहिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होना चाहिए, बिटवीन पी एंड एफ होना चाहिए, ताकि जो आपका प्रतिबिंब है वो बहुत ज्यादा बड़ा बने और आभासी बने। अगर इस रेंज में नहीं रखोगे ना तो आपको मिरर में अपने आप को दिखाई नहीं दोगे, भूत बन जाओगे। अवतल दर्पण का इस्तेमाल डेंटिस्ट भी करते हैं दांतों में, बट दांतों बहुत छोटे होते हैं ना, अंदर घुस के तो बेचारा देख नहीं सकता, तो क्या करता है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। इसमें भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पी और एफ के बीच में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी इमेज आपको मिलती है और हम डेंटिस्ट का काम इजी हो जाता है। सौर भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है, सोलर कुकर्स के अंदर यूज किया जाता है अवतल दर्पण को, बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो है ये एक पॉइंट पर फोकस कर देती है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और जिस भी चीज को आपको पकाना है या फिर जिस भी पर्पस के लिए आप इसको यूज कर रहे हो, उस पर्पस के लिए हम इसे यूज करते हैं। और जो सूर्य से आने वाला सारा का सारा प्रकाश है हम उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं कि भाई सूर्य का प्रकाश जो आएगा वो सारा का सारा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो हमारा बिंब है वो कहाँ पड़ा है, सूरज कहाँ है, अनंत पर है। तो इस केस के अंदर जो हमारा बिंब है वो कहाँ हो जाएगा, अनंत पर हो जाएगा। उत्तल दर्पणों के उपयोग, ये हमारे गाड़ियों में साइड में जो मिरर लगे हुए होते हैं वो उत्तल दर्पण ही होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट की भी छोटी सी इमेज बना देते हैं। अगर आपके पीछे बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है तो उत्तल दर्पण से बहुत छोटी सी इमेज हमें मिलेगी और उससे हमें दूरी का अंदाजा भी हो जाता है। इसीलिए हम उत्तल दर्पणों का इस्तेमाल करते हैं। पता पड़ा आपने अवतल दर्पण रख दिया, पीछे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है ना, क्योंकि पर्दे पर बनता है वो, तो पर्दा तो लगा के नहीं घूमोगे कि हाँ भाई मैंने कांच के यहाँ पे उत्तल दर्पण लगाया है तो अनंत का ऑब्जेक्ट जो उसको इन्फिनिटी पे मुझे इमेज मिलेगी तो इन्फिनिटी पे पर्दा लगा के चलता हूँ, कितना ऑकवर्ड सा हो जाएगा। ऑब्वियस है ना कि हम उत्तल दर्पणों का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर दुकानों पर निगरानी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। बच्चों पहले के जमाने में सीसीटीवी तो थे नहीं, तो ये हमारा जुगाड़ वाला सीसीटीवी था। लोग क्या करते थे, उत्तल दर्पण लगाते थे और
पूरे दुकान का जो इमेज था वो यहाँ पर छोटे से रूप में, मतलब इस तरीके से सारी लाइट रेज आती थी और यहाँ पर छोटे छोटे छोटी छोटी इमेज बन जाती। तो आप ऐसे बोल सकते हो देसी सीसीटीवी है हमारा, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर क्या है, गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। अब यहाँ पर हम हर बार चीजों को ड्रॉ करके तो देखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। उस फॉर्मूले से हम पता लगा लेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं और जो मैंने मेरा दर्पण इस्तेमाल किया है वो अवतल दर्पण है और उसकी जो फोकल लेंथ है, उसकी जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इस स्थिति में मेरा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, तो इसके लिए हम बार बार डायग्राम तो ड्रॉ करके देखेंगे नहीं, हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। और न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला का यूज लेंगे वो होगा 1 + v = 1 + u = 1/f। यहाँ पर v क्या है, यहाँ पर v है प्रतिबिंब की दूरी। v को हम क्या बोलेंगे, v को हम बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी। v को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रतिबिंब। दूसरा क्या है, u क्या है हमारा, बिंब की दूरी की। बिंब आपने दर्पण से कितनी दूर रख रखा है, बिंब की दूरी कि बिंब आपने दर्पण से कितनी दूर रख रखा है, तो u आपका बिंब की दूरी बताता है और f क्या है, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। अब सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखो अब जो हम चिन्ह परिपाटी लेते हैं ना, अब देखो आपका क्या है, आप मिरर ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, भाई ऐसे भी रख लो, ऐसे भी रख लो, आपकी इच्छा है। लेकिन फिर उस केस में क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हमें चीजों को क्या ना फिक्स करना पड़ेगा ताकि हमेशा कैसा भी क्वेश्चन हो तो हम उसको आसानी से सॉल्व करके हमारे प्रतिबिंब की जो दूरी है दर्पण से वो ज्ञात कर सके, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कर सके। अब इस केस में हम क्या करते हैं, जब हम गोलीय दर्पणों का परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, मैथ्स में हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है ना, जिसमें ये एक्स अक्षांश है, ये इधर पॉजिटिव एक्स अक्षांश होती है, इधर वाई अक्षांश होती है, इधर नेगेटिव ऋणात्मक एक्स अक्षांश होती है, इधर ऋणात्मक एक्स अक्षांश होती है और नीचे वाई वाली अक्षांश होती है। तो इस तरीके से आपको उस परिपाटी का इस्तेमाल करना है, उस निर्देशांक ज्यामिति वाला जो फॉर्मेट है आपका उसको यूज करना है। और इसमें हम क्या मानेंगे कि जो दर्पण है हमारा हमेशा कहाँ रहेगा, हमारा दर्पण हमेशा ओरिजिन पर रहेगा। ये होता है ना 0,0, यहाँ पर हमेशा आप क्या रखोगे, दर्पण को रखोगे। और आपको दर्पण से हमेशा उल्टी हाथ की तरफ आप बिंब को रखोगे, बिंब को आप हमेशा इधर रखोगे, बिंब को आप हमेशा यहाँ रखोगे, बिंब को आप हमेशा यहाँ रखोगे, बिंब को हमेशा उल्टे बाईं ओर रखोगे ना, उल्टा तो क्या लिखे, बाईं ओर रखेंगे, बिंब को हमेशा बाईं ओर रखेंगे, बिंब को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। ठीक है, ये बिंब को हमने बाईं ओर रख दिया है, अच्छी बात है। और बिंब की दूरी दर्शाने के लिए हम यू अल्फाबेट का यूज करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि बिंब को हमने बाईं ओर रखा है, बिंब कौन सी एक्स अक्षांश पर आ रहा है, ऋणात्मक एक्स अक्षांश पर आ रहा है। तो बिंब को आप हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ में रखोगे, बिंब की दूरी को आप हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ में रखोगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ में रखोगे, बिंब को हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ में रखोगे। अब आपका जो प्रतिबिंब है भाई वो तो कहीं भी बन सकता है ना, वो तो डिपेंड कर रहा है कि आपने बिंब कहाँ रखा है, उस हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर आपका प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, एक्स अक्षांश पर बन रहा है, एक्स अक्षांश पर बन रहा है धनात्मक वाला, और मतलब मिरर के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी वाला। तो आभासी, और अगर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों तो आप जो आपका V है उसको कैसा लोगे, उसको आप धनात्मक लोगे। क्वेश्चन करवाऊंगी मैं अलग से सेशन लेकर के, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा। और अगर आपका जो प्रतिबिंब है वो इस साइड बन रहा है ना, बाईं ओर बन रहा है, तो बाईं ओर जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। अभी हम देख करके आए हैं, तो यहाँ पर जो वास्तविक
अगर वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब आपका बन रहा है तो यहां पर हम v जो है आपका हमेशा कैसा लोगे, ऋणात्मक लोगे। ठीक है, अब फोकस दूरी की बात करते हैं। तो अगर आप अवतल की बात करो, अगर आप अवतल दर्पण की बात करो, तो अवतल दर्पण में हम देखते हैं एक छोटा सा डायग्राम बना करके कि यहाँ पर क्या होता है, ऐसे आती है प्रकाश किरण और इधर मिलती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो परावर्तित किरणें हैं अवतल दर्पण में, वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद में एक बिंदु पर मिल रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस वाला जो बिंदु है ये कहाँ है, बाईं ओर है, दर्पण के बाईं ओर है, मतलब नेगेटिव है। मतलब अवतल दर्पण की मुख्य फोकस हमेशा कैसी होगी, अवतल दर्पण की मुख्य फोकस सदैव कैसी होगी, सदैव वो ऋणात्मक होगी, सदैव वो ऋणात्मक होगी। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, उत्तल दर्पण की अगर मैं बात करूं तो ऐसा है, ये क्या करता है, सारी की सारी प्रकाश किरणों को, जो भी समांतर आती है प्रकाश किरणें, ये उनको फैला देता है। प्रकाश किरणों को अगर ये फैला देगा तो इस तरीके से जाएगी, और हमें क्या लगता है कि किसी एक पॉइंट से निकलती हुई आ रही है। यहाँ पर जो ये बिंदु है इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस बोल देते हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ आ रहा है, दाईं ओर आ रहा है, दर्पण के दाईं ओर आ रहा है। तो दाईं ओर आ रहा है मतलब धनात्मक एक्स एक्सिस, मतलब उत्तल दर्पण की जो मुख्य फोकस है, उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस कैसी होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक होगी और धनात्मक होगी। याद रखना है सारी चीजों को यहां पर। ठीक, अब एक आवर्धन बच रहा है, आवर्धन को भी डिस्कस कर लेते हैं हम। भाई आवर्धन, लॉजिक लगाना है ना, लॉजिक, बिल्कुल धनात्मक। मात्रा की गलती हो तो माफ करना। यहां पर देखो आवर्धन है, दो तरीके से देखेंगे। ये आपकी चिन्ह परिपाटी है ना, या तो आपका, आप हमेशा दर्पण को ऐसे रखोगे है ना, ये मैंने आपको बोल दिया है। अब या तो आपका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा तो फिक्स है भाई, वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। तो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। तो अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है, अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है, ये हमारा इसमें लिखा है क्या, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब कितना छोटा बनेगा या बड़ा होगा। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, या तो वास्तविक और उल्टी होगी, या फिर आभासी व सीधी होगी। दो ही केस हो सकते हैं, दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। ये चिन्ह परिपाटी है, मुझे पता है अगर आगे बन रहा है तो इस तरीके से वास्तविक तथा उल्टा, और आभासी तथा सीधा बनेगा तो इस तरीके का होगा। तो कभी भी अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है तो आपका जो आवर्धन है उसका वैल्यू जो है ना हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, धनात्मक। अगर आपका आवर्धन धनात्मक है मतलब बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, बनने वाले बिंब की प्रकृति, उल्टा बोल दिया मैंने, एक सेकंड। अगर आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक व उल्टा बन रहा है, भाई उल्टा बन रहा है ना, किससे ध्यान रखना, उल्टा बन रहा है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति है कैसी है, वास्तविक तथा उल्टी बन रही है। उल्टी बन रही है मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कैसी आएगी, एच डैश जो है आपकी नेगेटिव आएगी। ये नहीं बताया, अभी बताऊंगी। तो यहां पर अगर आपका प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनता है तो आवर्धन का मान सदैव ऋणात्मक होगा, और अगर आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है तो आपके आवर्धन का मान हमेशा धनात्मक होगा। प्रतिबिंब का साइज आप किससे बताते हो, प्रतिबिंब का साइज आप किससे बताओगे एच से। प्रतिबिंब की दूरी किससे बताओगे, एच डैश से।
सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी किससे बताओगे? u से बताओगे। प्रतिबिंब की दूरी किससे बतानी है? u से, और u हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि वो बाईं ओर रखा रहता है, और v जो है वो डिपेंड करेगा कि कहाँ बन रहा है, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। प्रतिबिंब का जो साइज है, प्रतिबिंब का जो साइज है उसको आप h से बताते हो, और बिंब का जो साइज है, इमेज का जो साइज है उसको आप h डैश से बताते हो। अब आवर्धन को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी है, या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या इन दोनों को कंपेयर करके भी बोल सकते हो। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। जब मैंने वैसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो क्वेश्चंस को। आप इन दोनों को ऐसे कंपेयर करके भी आंसर निकाल सकते हो। -v/u = h डैश अपॉन h। अब यहां पर आवर्धन अगर 1 के बराबर है, 1 के बराबर आवर्धन है, तो आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका प्रतिबिंब बना है वो बिंब के आकार का ही बना है। नहीं, आपका जो बिंब बना है वो प्रतिबिंब के आकार का ही बना है। अगर आपके आवर्धन का मान 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है मतलब आपका प्रतिबिंब जो है, जो आपका प्रतिबिंब है उसका आकार बिंब से बड़ा है, जो आपका इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तीसरी और क्या चीज हो सकती है? तीसरी चीज हो सकती है कि जो आपका आवर्धन का मान है वो 1 से कम आए। कैसे आएगा भी बताती हूं, है ना। अगर 1 से कम आए मतलब आपका जो प्रतिबिंब है, इमेज है, उसका साइज छोटा है, उसका साइज छोटा है h की तुलना में। h क्या है? बिंब के आकार की तुलना में। ठीक है, तो यहां पर भाई अगर m धनात्मक है तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बना है? आभासी। और m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है। m का मान लो 2 आ गया है, तो 2 क्या है? 2 तो 1 से ज्यादा होता है, मतलब f का मान क्या है? 1 से ज्यादा है, मतलब आपका जो इमेज है उसका आकार ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। अगर मान लो आपका m का आकार 0.8 आ गया, 0.9 आ गया, 0.6 आ गया, तो ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटी है। 1 से छोटी वैल्यू है मतलब आपका जो इमेज बन रहा है वो छोटा बन रहा है ऑब्जेक्ट से। और अगर आवर्धन का मान 1 आ रहा है तो प्रतिबिंब और बिंब का आकार सेम है। और ऐसा तो तभी होता है जब अवतल दर्पण में आपने प्रतिबिंब को, आपका प्रतिबिंब कर्वेचर पर बन रहा हो। और प्रतिबिंब कर्वेचर पर कब बनता है? जब आप बिंब को भी कर्वेचर पर रखते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो हमारे प्रकाश के परावर्तन वाले टॉपिक से जुड़े हुए हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे हम बच्चों। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जिसमें हम अपवर्तन वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगी। न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक अलग से क्लास लेंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।